मॉर्निंग सबको फिर से जी ऑनलाइन। गुड इवनिंग जी। तो सुबह से कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगा लिए? एविडेंस और लगाया। कैसा लगा एविडेंस लगा के? पता लग रहा है अभी हम कहीं आ गए हैं, कुछ करने आ गए हैं, कॉलेज से कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, आज एविडेंस की स्टार्टिंग करी होगी, जस्ट ओरिएंटेशन जनरल। ठीक है जी। तो हम भी आज ओरिएंटेशन क्लास में, आज हम ओरिएंटेशन करेंगे सोगा की। आज हम सोगा को फॉर्मली इतना स्टार्ट नहीं करेंगे हम ना, क्या करेंगे हम अपना बेसिक्स ऑफ सोगा देखेंगे। ठीक है जी। ये सोगा का बेयर एक्ट है जी, सबके पास होगा इतना पतला सा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले या पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें ये पता लगाना है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, या अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हम पढ़ क्या रहे हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो उसको किस ढंग से पढ़ना है। दो चीजें होती है जी, एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। अगर हम अब जुडिशरी के बारे में बात करें तो जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बेयर एक्ट या पूरा का पूरा सब्जेक्ट बाय हार्ट 100% आना चाहिए। अभी लास्ट में हरियाणा का रिजल्ट आया, ठीक है, 1100 मार्क्स में से आता है रिजल्ट। 1100 की बाइफर्केशन क्या है जी? 200 into 4, that is 4 papers of 200 marks. Civil law 1, 2, criminal law, and then your English. 100 is for हिंदी। हरियाणा में आपके 5 पेपर्स होते हैं, टोटल ऑफ 900 मार्क्स। ठीक है, कई स्टेट में 4 भी होते हैं, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, कई जगह 3 भी होते हैं, कई जगह एक सिंगल पेपर भी होता है। सिंगल पेपर कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ फॉलो करता है सिंगल पेपर का ट्रेंड। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, आपको सिर्फ एक 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है जी, मेंस का। जहां आप 900 नंबर का देते हैं हरियाणा में, वहां उधर देंगे आप 100 नंबर का। उस 100 नंबर में आपसे क्या पूछेंगे? वो बड़ी प्रैक्टिकल लोग हैं, वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वो क्या करेंगे, आपको इश्यूज दे देंगे, स्टेटमेंट्स दे देंगे, आपको कहेंगे बीइंग अ जज आप क्या करें, इसमें इशू फॉर्म करें। इश्यूज के बाद उसमें आप अपनी जजमेंट लिखें। 100 नंबर में 40 की आपको सिविल की जजमेंट देंगे, 40 की क्रिमिनल की लिखने के लिए देंगे। 20 इज फॉर लैंग्वेज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सब कुछ बाय हार्ट करना है हमें। देखो, जब हरियाणा का रिजल्ट आया, 900 इज फॉर मेंस एंड 200 इज फॉर योर वाइवा वोस, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। तो 1100 में से अगर आपके 550 प्लस हैं, या फिर टू बी वेरी सिक्योर अगर आपके 600 प्लस मार्क्स है, देन यू आर अ सेलेक्टेड कैंडिडेट। स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, बिना पढ़े ही 80, 70, 75, तो अगर एक रात पहले भी किताब खोलो तब भी इतने तो आ ही जाते थे। ठीक है, कई तो इतने महान होते थे, एक रात खोल के भी 90% से ऊपर ले आते थे। तो यहां पे हमें कितना चाहिए सिक्योर होने के लिए? हमें चाहिए 60% मार्क्स। ये हम बात कर रहे हैं मेंस की। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा बेयर एक्ट, हर कॉन्सेप्ट, हर सेक्शन, हर चीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या है, आपको अपना मटेरियल रखना है कम, रिवीजन रखनी है ज्यादा से ज्यादा। आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपका पेपर्स में। उसके साथ साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत आपकी मैटर करती है, आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है जी, कि आप एक चीज को किस तरीके से लिखते हैं। मैं हूं आपके सामने, आप मेरे सामने हैं, एक दो दिन जाएंगे हम एक दूसरे को पहचान लेंगे, मेरे को पता लग जाएगा कि आप कौन है, आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूं। लेकिन जब हम वहां मेंस में जाते हैं, तकरीबन हम मान के चलें अगर 1000 बच्चे भी मेंस दे रहे हैं, 1000 शीट्स हो गई, ठीक है, 1000 शीट्स हो गई तो 1000 आंसर हो गए। उसमें से हमको कैसे सिलेक्ट होना, ये है आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग। क्योंकि वहां पे आप नहीं जाते, ऐसा थोड़ी एग्जामिनर के कान में हम कुछ कह देंगे। हमारी क्या जाती है वहां पे, एक हमारा एजेंट बनके, हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनके हमारी आंसर शीट जाती है, 32 पेजेस की होती है नॉर्मली, आपकी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। वो आंसर शीट जाती है, वहां वो आंसर शीट हमें क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है,
तो उसमें क्या है, वहां क्या काम आता है, आर्ट ऑफ राइटिंग। आपकी आर्ट ऑफ पर्सनैलिटी आती है इंटरव्यू के, लेकिन जब तक मेंस ही नहीं जाएंगे इंटरव्यू में कैसे पहुंचे। तो अब सवाल ये होता है कि सर आर्ट ऑफ राइटिंग को इंप्रूव या फिर जुडिशरी वाले ट्रैक पे कैसे लेके आए, क्योंकि कॉलेजों का आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। वो तो क्या है कि वो तो शीट गिनने के लिए बैठे हैं, सबके कॉलेज में यही होता होगा, जितनी ज्यादा शीट उतने ज्यादा अच्छे आपके मार्क्स, ठीक है जी। लेकिन जुडिशरी में क्या अप्रोच होती है, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, आप सबका टारगेट मेरे ख्याल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यही होंगे, आसपास के स्टेट, राजस्थान, ठीक है जी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं स्पेशल, तो दिल्ली में, हरियाणा पंजाब में फिर भी थोड़ा ट्रेंड है कि वो क्या करते हैं, लेंथ को इतना नहीं पर थोड़ी वो क्या करते हैं, अहमियत देते हैं। दिल्ली के मैं पैटर्न की बात करूं, वहां पे 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 40। फिर 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, दैट इज अगेन 40, एंड 30 इंटू 4 ये होता है उनका पेपर का ब्रेकअप, टोटल 200। तो अगर आप 30 मार्क्स के लिए सपोज करो कितनी शीटें भरनी होंगी हमें कॉलेज के हिसाब से, अगर हम 30 नंबर का आंसर लिखेंगे कितनी शीटें भरेंगे, 8 शीटें भरेंगे, 10 शीटें भरेंगे। अगर हम एवरेज पकड़ के चलें तो वन साइड ऑफ शीट को हम 4 मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 7 से 8 शीट आपको भरनी होंगी। ये मैं बात कर रहा हूं खाली वन साइड ऑफ शीट ही की, ठीक है जी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली स्पेशल अपने क्या है, पेपर्स में इंस्ट्रक्शंस होती है ना, अटेम्प्ट एनी टू, अटेम्प्ट दिस, अटेम्प्ट ये, उसमें साफ साफ लिखा होता है लेंथ ऑफ द आंसर डू नॉट मैटर, और इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर, आप क्या करें, इसे अटेम्प्ट करें। वी आर चेकिंग योर एनालिटिकल स्किल्स, कि आप एक चीज को कैसे देखते हैं। भाई अगर जज भी आप बन जाते हैं, अगर नहीं जज आप बनेंगे, तब ऐसा नहीं है कि आपको हर लॉ आता होगा, ठीक है। जुडिशरी में मान लीजिए 16 सब्जेक्ट है ऑन एन एवरेज हरियाणा में, मेजर माइनर सब मिला के, लैंग्वेज वगैरह A to Z करके, ठीक है जी। तो लॉ खाली ये 16 सब्जेक्ट ही तो नहीं है। आप अपना बैरेक्ट खोल के देखो, उसमें पीछे देखो 100 से भी ज्यादा एक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है जी। तो अब वहां पे जाके उस सीट पे बैठ के हम क्या कहेंगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, नहीं कह सकते ना। पार्टी कहेगी कि कैसा जज है, क्या जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी नहीं है आपको हर चीज हर तरीके से आती हो। जजेस आर इवन फॉलिबल, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें उन्होंने कहा था जजेस आर नॉट इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब जिनसे गलतियां नहीं होती, कि जजेस ऐसे नहीं है कि उनसे गलतियां नहीं होती, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उसको टैकल कैसे करते हैं सिचुएशन को। तो दिल्ली की हम बात कर रहे थे, दिल्ली में भी आपका क्या होता है, दिल्ली में मैं आपको बताता हूं, अगर आप 30 मार्क्स के लिए इवन इफ यू आर राइटिंग 1.5 पेजेस, दैट इज वन शीट एंड टर्न इट एंड हाफ शीट, that is also even more than sufficient for 30 marks. They will easily give you 22-23 marks, इतने ही मिलते हैं जी 30 में से। आपको 30 में से 30 किसको मिले, मेरे को तो आज तक कोई पता नहीं है किसी को मिले हो। ऑन एन एवरेज मार्क्स ही आपको 70% मिलते हैं अगर आप अच्छा लिखते हैं तो, इसलिए तो कट ऑफ 60% जाती है, क्योंकि ऑन एन एवरेज मार्क्स ही इतने मिलते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या करता है, स्टेट टू स्टेट मैटर करता है, पर फिर भी जनरल अप्रोच क्या है कि आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको निबंध लिखना है वहां पे, जुडिशरी के पेपर में ऐसे लिखना है। जब ऐसे लिखेंगे इंग्लिश के टाइम पे, वहां ऐसे लिखना है, वहां शीटें भी भरनी पड़ सकती हैं। लेकिन जब हम आंसर्स की बात करते हैं तो वहां हमें निबंध नहीं लिखना, हमने क्या करना है, वहां पे अपना आंसर बनाना है ऑल कंक्लूसिव। जैसे अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो अगर मैं वहां से शुरू कर दूं, मैं 9 महीने अपने मम्मी के पेट में रहा, उसके बाद जब मैं बाहर आया सरकारी अस्पताल में मुझे नर्स ने उठाया, ठीक है, मैं अपनी कहानी यहां से शुरू करूं। एक मैं आंसर लिख रहा हूं, मेरा नाम अंकुर है, मेरा होम स्टेट ये है, मैंने 12th तक की यहां तक अपनी करी है, ग्रेजुएशन मैंने यहां से करी, उसके बाद मैंने ये करा, ठीक है। तो ये क्या है आपका वे ऑफ राइटिंग, कि आप क्या कर रहे हैं, शीट भरने के लिए शुरू हो गए 9 महीने पहले से ही। लेकिन ऑल कंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव आंसर का क्या मतलब है, कि आपको हर एलिमेंट टच करना आंसर, ठीक है। हर एलिमेंट टच करना है हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, और जो क्वेश्चन में पूछा है हमें वहीं पे स्टिक रहना है।
ऐसा नहीं है कि आपको पूछा गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये क्या होता है। बताना है लेकिन एक दो लाइन तक बताना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको वहीं पे रहना है। आपको क्या करना है, एक दो लाइन में इंट्रोडक्शंस देनी है। उसके बाद मेन जो आपका आंसर का फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा है। तो हमें क्या करना है जी, एक तो आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप करनी है हमें अपनी। एक हमें डेवलप करना है हमने, हम क्वेश्चन को पहचानना सीखना चाहते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछते ही हमारे माइंड में ये स्ट्रिक करना चाहिए कि हमें इसका लिखना क्या है आंसर। मैं आपको टाइम लिमिट की बात करूं, 200 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे 180 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स। राजस्थान में आपका 100 मिनट का होता है, वो 100 मार्क्स का होता है, उसके लिए 180 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होंगे, ठीक है जी, तो यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे। बात एक ही होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद अब क्या होता है जी, देखें 200 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, रफली कितने 180 मिनट्स हैं। 10 मिनट आप अपने निकाल दो रिवीजन वगैरह के लिए एंड के। आपको मतलब 10 मार्क्स के लिए ऑन एन एवरेज जो आपको मिनट मिलते हैं वो मिलते हैं 7 to 8 क्लियर मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ना है। हो सकता है एक लाइन का क्वेश्चन हो सकता है एक पैराफॉर्म में क्वेश्चन हो। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, ये तीन चीज क्या करनी है पेन उठाने से पहले दिमाग में होनी चाहिए। और लॉ का मतलब ये नहीं है कि अगर हम वो क्वेश्चन सीधा सीधा सीपीसी की बात करता है तो खाली हम सिविल प्रोसीजर कोड पे टिकेंगे। अगर कोई लिंकिंग प्रोविजन है तो वो इंटरलिंकिंग भी याद करनी है हमें। अभी हम किस स्टेज में चल रहे हैं, सिर्फ पढ़ के लिखना क्या है वो समझने की स्टेज में चल रहे हैं। उसमें लग जाएंगे जी कम से कम 4 मिनट 3 मिनट। ठीक है जी। उसके बाद लिखने के लिए कितना टाइम बचा, आगे लगा लो। अगर 3 मिनट हमने समझने के लिए करा, 4 मिनट में आपको लिखना है। और 4 मिनट में लिखना है 4 + 3 7 प्लस लास्ट मिनट में आपको कंक्लूड करना है उसे। कंक्लूजन भी बहुत जरूरी है हर चीज का। ठीक है जी। ओपन एंड आंसर हमें नहीं छोड़ने होते। तो मतलब कि हमें क्या करना है, हमें अब हमारा जो भी प्रोसेस होगा पूरा 1 ईयर 1.25 ईयर्स जो भी आपके कोर्स की ड्यूरेशन है, हम उसमें कम से कम इतना अपने आप को डेवलप कर लें कि हम क्या कर सकें, ये जो 8 मिनट है इसमें हम सोच भी लें, अपनी सोच इतनी डेवलप भी कर लें कि हमें पता लग जाए और हमें लिखना क्या है वो भी हमें पता लग जाए। ठीक है जी। तो ये हमारा रहेगा मेजर फोकस। तो जुडिशरी स्टार्ट करने से पहले या फिर पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट स्टेट कौन से हैं। सबका अपना अपना एक टारगेट स्टेट होता है जी, सबकी अपनी अपनी एक फेवरेट स्टेट होती है। पंजाब वाले पंजाब चाहते हैं, हरियाणा वाले पंजाब नहीं चाहते क्योंकि वो हरियाणा चाहते हैं, पंजाबी आ जाती है। ठीक है, पंजाब वालों को डबल बेनिफिट हो जाता है, हिंदी उनके पास होती ही है। ठीक है जी। राजस्थान वाले राजस्थान चाहते हैं, मेरे जैसे होते हैं कहीं भी मिल जाए कुछ भी मिल जाए। ठीक है जी। लेकिन फिर भी सबका एक फेवरेट स्टेट होता है और फेवरेट स्टेट होना अच्छी भी बात है क्योंकि हमें क्या करनी है, हमारी फोकस स्टडी हो जाती है, फोकस्ड अप्रोच। अब आप करें, इतनी सारी स्टेट है हिंदी स्पीकिंग के लिए, कितनी है, हरियाणा हो गई, दिल्ली हो गई, राजस्थान हो गई, एमपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया आपका, ऊपर चले जाओ हिमाचल हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया आपका। ठीक है जी। और बाकी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में है, वो कहते हैं आपको बंगाली आनी चाहिए लेकिन उनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पंजाब के पेपर में है ना कि आपको 10th तक इट इज मैंडेटरी, आपको पंजाबी होनी चाहिए, वहां पे नहीं है ऐसा। ठीक है। तो अब देखते हैं सब स्टेट्स का सिलेबस क्या होता है, अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है सबका सिलेबस सेम ही होता है। उत्तर प्रदेश अभी अभी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब तो लास्ट डेट कल निकल गई उत्तर प्रदेश की भरने की। उसमें इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा इस बार, 9 तो माइनर एक्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं 9। ठीक है जी। और उसके बाद इनके मेजर एक्ट्स हैं जो वहां के इनके लोकल लॉज हैं यूपी के, वो है कम से कम 8-10 लोकल लॉ होंगे इनके, इतने बड़े बड़े हैं जी, कम से कम 300 सेक्शंस हैं उनमें। ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, आईपीसी, सीपीसी,
SRA, CRPC, इमिटेशन, एविडेंस, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, ये आपको क्या है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये आपको हर स्टेट में आपको कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी स्टेट में मुस्लिम ना हो सकता है किसी में आपका ये वाला सब्जेक्ट ना हो, ठीक है जी, लेकिन ये लिस्ट क्या है, इसमें से आपको मोस्ट सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो एक तो हमें अपनी अप्रोच क्या रखनी है जी, हमें अपनी अप्रोच रखनी है कि हमें अपनी फेवरेट स्टेट पे स्टिक नहीं रहना, कि जब उसका पेपर आएगा मैं तो तभी ही पेपर दूंगा या दूंगी। हमारा मेन एम है जज बनना, हमारा एम ये नहीं है कि मुझे हरियाणा या पंजाब या फिर दिल्ली में ही जज बनना है। हाँ ठीक है, आप क्या करें, एक बार सिलेक्शन करवा लो, उसके बाद ट्रांसफर होके आ जाना, पेपर देते रहना, जॉब तो सिक्योर हो जाएगी एक। तो कभी भी अपनी अप्रोच ऐसी नहीं रखनी कि हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं तो हरियाणा का ही पेपर दूंगा या पंजाब का ही, ठीक है। पेपर जहां का भी आए उसे भर दो, और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस ही आ जाएगा, एक जॉब सिक्योर हो जाएगी, ठीक है जी। मैं तो एक बात कहता हूं जी, अगर हम क्या है जुडिशरी के करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, डिवोशन रखनी है, हमें क्या है, डिवोशन रखनी है। अब डिवोशन बहुत चीजों के लिए हो सकती है, लेकिन जो हमारी डिवोशन होगी वो होगी, एक तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो अपने अपने भगवान में, अपने अपने गुरु में, ठीक है जी। एक है उस ऑलमाइटी ताकत के प्रति, क्योंकि एंड में कराना उसने ही है जो कराना है। एक डिवोशन रखनी है अपने पेरेंट्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या है जी, इस स्टेज पे लाके लगभग खड़ा कर दिया कि अब इट्स टाइम टू पे बैक, अब हमें क्या करना है, हमें पे बैक करना है, ठीक है जी। हमें जल्दी से जल्दी सेटल होके जल्दी से जल्दी उन्हें पे बैक करना है। एक हमें डिवोशन रखनी है अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है जी, कि हमें क्या करना है, पढ़ाई में डिवोट रहना। अब दो अप्रोच हो सकती है हमारे जज की तरफ बनने की। एक तो अप्रोच है कि सर अभी तो मेरा सिलेबस चल रहा है, अभी तो मेरे पास बहुत बर्डन है, दिन में मैं 4 सब्जेक्ट लगाती हूँ, मेरा सारा टाइम यही निकल जाता है, पीजी जाके थक जाती हूँ, मैं तो 1.5 साल के बाद देखूंगी मुझे क्या करना है, मैं तो 1.5 साल के बाद पेपर की तैयारी शुरू करूंगा, सेल्फ स्टडी शुरू करूंगी मैं तो, है कि मेरे को यहाँ पे अपना सिलेबस बस खत्म करना है जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता 1.5 साल तक। एक अप्रोच है कि हम अपनी कोचिंग के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी क्यों ना करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी 1.5 साल में ही जज बन जाए, क्यों हम 1.5 साल खत्म होने की, 1 साल खत्म होने की, कोचिंग खत्म होने की वेट करें, क्यों। हो सकता है आप आज यहाँ बैठे 8 महीने में आप उठे यहाँ आ जाओ, अपने फेलो जुडिशियल ऑफिसर्स जो बैठे होंगे आपके आने वाले, उनको आप स्पीच दें, उनको आप मोटिवेट करें, उनके लिए कितनी अच्छी मोटिवेशन होगी कि उनका सीनियर 6 महीने 8 महीने पहले आया एंड टेबल्स हैव टर्न्ड, टेबल शिफ्ट हो गई। तो अपने को क्या है, अपने को कोचिंग खत्म होने का वेट ही नहीं करना, हमें अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना, हमें अपना टाइम इस तरीके से प्लान करना है कि हम क्या करेंगे, कोचिंग भी करेंगे, साथ के साथ सेल्फ स्टडी भी करेंगे हम अपनी। क्यों मैं वेट करूं 1 महीने का या 1 साल होने का कि उसके बाद ही, अगर आप ऐसे नहीं तो इस अप्रोच को लेके चलो जी, 1 मंथ में जितना भी आप डिले करोगे 1 महीने में, हर महीने अगर आपकी सिलेक्शन डिले होती जाएगी, आपको लगभग 1.25 लाख रुपए हर महीने का नुकसान हो रहा है। आप हर महीने 1.25 लाख से डाउन होते जा रहे हो, कैसे, लगभग 1 लाख की तो सैलरी हो गई, जज बनते तो आपको मिलती, और लगभग 5-10 हजार हमारा रेंट भी है यहाँ पे रहने का, ठीक है जी। कुछ ना कुछ हम खाते भी हैं, कुछ ना कुछ हम क्या है, कपड़े भी ले ही लेते हैं, नया सेशन आया, नया सीजन आया, नई जैकेटें ले ली, ठीक है जी। तो ये क्या है आपका 1.25 लाख रुपए आप हर महीने माइनस में चले जाओगे। तो या तो आप ऐसे पढ़ लें मोटिवेशन लेके कि मुझे क्या करना है, 8 महीने में ही जज बनना है, 1 साल में ही जज बनना है, ठीक है जी। कितना बढ़िया होगा कि कोचिंग लेते लेते ही आप क्या है, जज बन जाएं, जितनी जल्दी बनोगे उतना बढ़िया है, ठीक है जी। या आप ऐसे सोच लो मैं हर महीने अपना 1.25 लाख रुपए का नुकसान कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है जी।
तो दोनों तरीके हैं, पर मुद्दा ये है, ना तो मैटर ये करता है ना तो कुछ और मैटर करता है, मैटर करता है आपकी मेहनत। ठीक है जी। हमें क्या करना है, हमने अपनी ऑनेस्ट अप्रोच रखनी है। ऑनेस्ट अप्रोच ऐसा नहीं है मम्मी का फोन आ गया, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा मार्केट में घूम रहा है, बस मम्मी पढ़ रहा हूं। भाई को बोला 2 मिनट चुप हो जाए यार, घर से फोन आया, पढ़ रहा हूं मम्मी। उनको तो कह दोगे, वो तो बेचारे मान भी जाएंगे, इतना दूर है ना। लेकिन ऑनेस्ट अप्रोच रखनी है खुद से। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट हमने करा भी नहीं है, जो सब्जेक्ट अभी कोचिंग में शुरू नहीं हुआ, कोचिंग का देखो अपना एक अलग टाइम टेबल होता है। आपको वो एक साथ ही 15 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते बिठा के, सब्जेक्ट्स के बाद ही सब्जेक्ट शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कोचिंग में सब्जेक्ट शुरू होने का आप इंतजार करो कि मैं तो जब भी वो बुक उठाऊंगा या उठाऊंगी जब भी डायरेक्ट खोलूंगा। ऐसा नहीं करना हमने कुछ भी। हमने क्या करना है, अपना सारे सब्जेक्ट जो कोचिंग में चल रहे हैं वो तो ठीक है, चल ही रहे हैं, हमने क्या करना है, खुद से भी पढ़ने की कोशिश करनी है। मटेरियल आपको सारा देते हैं कोचिंग वाले, हम आपको सारा मटेरियल देंगे, बुकलेट्स की फॉर्म में देंगे। अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, टीचिंग क्या है क्या, इंग्लिश टू हिंदी करनी है टीचिंग अच्छी तरीके से, है ना। और उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो ऐड कराने हैं आपको। लेकिन बेसिक क्या होती है टीचिंग, आप भी अगर अपने किसी दोस्त को समझाओगे क्या करेंगे आप, नोट्स उठाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी करेंगे ट्रांसलेशन, और तो कुछ नहीं होता, यही होता है बेसिक तो। ठीक है, तो क्यों ना हम वो बेसिक खुद से ही कर ले, इंग्लिश टू हिंदी। नोट्स जो देंगे हमें, क्यों ना हम वो इंग्लिश टू हिंदी खुद से ही कर लें, टाइम भी बचेगा। और एक तरफ आप खुद से कर लेंगे सेल्फ स्टडी, फिर कोचिंग में भी हो जाएगा, तो सोचो कितना फायदा होगा। वो सब्जेक्ट आपको क्या है, मन में रच जाएगा, बस जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स मिलेंगे, आप क्या करेंगे, हमें अपनी शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल प्लानिंग बहुत जरूरी है। शेड्यूल प्लानिंग कैसे करनी है, शेड्यूल बनाएंगे सबसे पहले हम अपना 6 मंथ का मान लो, एक बड़ा ब्रॉड शेड्यूल। उसमें हम अपने सब्जेक्ट्स देखेंगे, कवर करेंगे कि कोचिंग में क्या क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस शेड्यूल को बना लेंगे। उसके बाद 6 मंथ को छोटा करके 3 मंथ का एक उसके इंटरनल शेड्यूल बनाएंगे। 3 मंथ के बाद 1 मंथ का शेड्यूल बनाएंगे, फिर हम इस शेड्यूल को पर वीक पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपने डे टू डे एक्टिविटी प्लान करनी है। मजे बहुत ले लिए कॉलेज में, आपका तो है अभी टाइम मजे लेने का, पर कितना अच्छा होगा आपके फेलो कॉलेज में भी आप जाएंगे, कॉलेज से निकलते ही जज सिलेक्शन विद इन 2 और 3 मंथ हो सकता है। लास्ट ईयर में आपको राजस्थान, लास्ट सेमेस्टर में राजस्थान अलाउ करता है आपको पेपर देने के लिए, हो सकता है फाइनल के पेपर लिख रहे हो कॉलेज के, लेकिन बाहर आपके लिए बॉडीगार्ड वेट कर रहा हो, करेगा नहीं, इट इज जस्ट एन वो उपमा। ठीक है जी, क्या है कि आप उस टाइम हो सकता है सिलेक्टेड जज हो। ठीक है। जिन्होंने अब कर लिए हैं कॉलेज, जैसे आपके कॉलेज हो गए हैं, खूब मजे कर लिए कॉलेज में हमने, ठीक है जी, सबसे अच्छी लाइफ जी ली, बेहतरीन लाइफ जी ली। हमारा मजा करने का टाइम था, कोरोना आ गया था जी। ठीक है जी। तो हम कोरोना के पीड़ित व्यक्ति हैं। अभी निकले ही थे हॉस्टल से, फ्लैट ले आई था कि कोरोना ने दरवाजा खटखटा दिया जी, चलो फिर घर को चले गए। तो आप सबने तो करे हैं मजे, ठीक है जी। तो अब क्या है, मजे बहुत हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, ऐसा नहीं है मजे करना छोड़ ही देना है, करेंगे, यहाँ पे भी हम पार्टीज करेंगे, यहाँ पे भी ट्रिप पे जाएंगे, पर अब हमारा फोकस थोड़ा सा, हमारा गियर शिफ्ट हो जाना चाहिए पढ़ाई की तरफ। ठीक है जी। मुझसे, खुद से, अपने मम्मी पापा सबसे एक प्रॉमिस कर लो कि मैंने क्या करना है, डेली पढ़ाई करनी है, चाहे मैं उसको रीडिंग ही कर रहा हूं, पर मैंने क्या करनी है, लॉ को डेली पढ़ना है। मैं नहीं कहता कि आप क्या करो, अभी से ही मेंस के आंसर लिखने शुरू कर दो, या डीप बिल्कुल इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी शुरू कर दो। हमने कुछ नहीं करना, हमने डेली लॉ की रीडिंग करनी है। इन बैरेक्ट्स का हमने साथ नहीं छोड़ना। बैरेक्ट्स क्या है, आपके भागवत है, भगवत गीता ही है आपकी, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, इससे बाहर कुछ नहीं है, बैरेक्ट से बाहर। ठीक है। इससे बाहर इसकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन है तो इसी की। और पीटी के लिए तो यही है जो कुछ है, पीटी क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स जिसे हम कहते हैं, उसको क्लियर करने के लिए तो बेयर एक्ट ही आपका भागवत है। ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, हमने डेली बेयर एक्ट पढ़ना है। मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ने का फायदा बताता हूं।
प्रीलिम्स का पेपर था, मैं उसे सॉल्व कर रहा था, ठीक है जी। उसमें क्या था, उसमें केस लॉ का नाम आया हुआ था, एक एविडेंस में से आर वर्सेस फॉस्टर एक केस है, उसका नाम आया हुआ था। अब ऐसा होता है कई बार कि आपको पता होता है, आपने ये पढ़ा है, लेकिन याद नहीं आता कौन से सेक्शन में पढ़ा है या कहां पे पढ़ा है आपने। बेरेक्ट पढ़ने का आपको फायदा बता रहा हूं कि कितनी बार आप बेरेक्ट पढ़ोगे, उसको देखोगे अपनी आंख से, देखने से ही कितना फायदा होता है। पढ़ने से तो फायदा है ही है, देखने का फायदा मैं आपको बताता हूं। आर वर्सेस फॉस्टर का केस है, मेरे को था यार, मैंने ये केस लॉ अपनी बेरेक्ट में लिखा हुआ है, मैंने देखा है, पेंसिल से लिखा हुआ है मैंने अपनी बेरेक्ट में। अब मेरे को ये भी याद था कि मेरे ये लेफ्ट हैंड वाले पेज पे लिखा हुआ है। जब आप क्या करेंगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ये हैरानी वाली, जब आप बेयर एक्ट को 4-5 बार पढ़ लेंगे ना, आपको ये याद हो जाएगा कि ये पॉइंट पेज नंबर इतने पे, पेज नंबर तो नहीं खैर, इस सैडी पे पेज पे और इस जगह पे लिखा है, टॉप पे लिखा है, मिडल में लिखा है, लास्ट में लिखा है, आपको भी हो जाएगा। आप ना भी करोगे तब भी हो जाएगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसमें मेरे को ये पता था कि ये लेफ्ट हैंड राइट साइड वाले पेज पे है। अब पर सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा था, उन्होंने यही पूछा था आर वर्सेस फॉस्टर इज लिंक्ड विद विच सेक्शन। मैंने उसके ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देखा, उनमें मेरी किस्मत भी अच्छी थी, जो 3 सेक्शन थे वो थे राइट हैंड साइड वाले, पता था मुझे ये राइट हैंड साइड पे फॉल करते हैं, ठीक है। और एक ही सेक्शन था लेफ्ट हैंड साइड वाला, मैंने क्या कर दिया, उसे ही टिक कर दिया और वो ही ठीक था, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सिर्फ डायरेक्ट देखने का फायदा है। जितनी बार आप इसे देखोगे ना, ये डायरेक्ट आपके मन में छप जाएगा, बिना पढ़े ही छप जाएगा। आपको ये पता होगा, ये सेक्शन नंबर अगर मैं कह रहा हूं, इसकी बात करता हूं, तो ये इस पेज के इधर से शुरू होता है, मिडल से या लास्ट से शुरू होता है, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा। ऐसा ही हुआ एक और, एक केस लॉ और पूछ लिया उन्होंने, नीचे उन्होंने वो दे दिए उसके, टीपीए में पूछ लिया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, नीचे उनमें सेक्शन नंबर बता दिया उन्होंने, बताओ जी। फिर याद नहीं आया, कई बार स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है। तो उसमें फिर क्या था, जो बाकी के ऑप्शंस थे, मुझे इतना पता था मेरा डायरेक्ट इन वाले पेजेस पे साफ है, मैंने इन सेक्शंस के साथ कुछ लिख ही नहीं रखा, तो जिसके साथ लिख रखा था उसको मैंने टिक कर दिया, वो ठीक था। तो ये क्या है, कई बार ऐसा आपका तुक्का चल जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट देखने का फायदा है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही जरूरी है, अगर हम इसे देखते हैं ना डेली, तब भी हमें क्या है, बहुत फायदा होता है, कहीं ना कहीं तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा आपको। और अगर हम किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं, तो उसको शुरू करने का तरीका क्या होना चाहिए। एक हमारी बड़ी शिकायत रहती है कि सर सेक्शन नंबर नहीं याद होते, बस कुछ ही कर लो सर, ये इससे बचा लो, सेक्शन नंबर नहीं याद होते। और पीटी अगर मैं हरियाणा पंजाब की बात करूं, आपका मोस्टली जो होता है पेपर, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सेक्शन नंबर के ऊपर बेस्ड। सीधा सीधा पूछते हैं वो, दिस सेक्शन नंबर, या तो इसकी हेडिंग बता दो, या अगर हेडिंग नहीं बता रहे तो हेडिंग वो बता देंगे, सेक्शन नंबर आप बता दो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम अपना, जब भी नोट्स बनाएंगे, एक हमें क्या करनी है, नोट्स मेकिंग की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब मैं खुद ऐसा था, टीचर बोलते थे, मैं अपना आराम से बैठा रहता था, मैं कहा यार लिखना क्यों, फोटो कॉपी करा लेंगे किसी की, क्यों अपना इतना एनर्जी वेस्ट करनी है ना। पर ये बहुत गलत अप्रोच है, मैं आपको बताता हूँ। किसी के बनाए हुए नोट्स ऐसा नहीं है समझ में नहीं आते, समझ में आ जाते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आती है ना। आप अपने नोट्स में क्या चीज लिखेंगे आपको पता है, आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है, किस पॉइंट को आप ऐसे ही याद रख सकते हो, कौन सा पॉइंट आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए, आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते दूसरे के नोट्स या समझ नहीं आ सकते, ठीक है जी, समझ में आ जाते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आता। उसमें ये होता है यार, अगर ये चीज और होती, मैडम ने बताई तो थी, इसने लिखी क्यों नहीं है, याद तो है, मैम ने जिक्र तो करा था। तो हमें क्या करना है जी, नोट मेकिंग की हैबिट करनी है हमने। सारे नोट्स इन्होंने बुकलेट देनी है आपको, इंस्टीट्यूट ने, हमने आपको बुकलेट्स देनी है, लेकिन बुकलेट हैं आपकी हेल्प के लिए, वो नोट्स का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स का सब्स्टिट्यूट वो बुकलेट है ही नहीं, ठीक है जी। तो हमने क्या करनी है, अपनी नोट मेकिंग हैबिट करनी है। उसका फायदा मेंस के लिए हमें पता लग जाता है,
स्टाइल ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग की जो हम बात कर रहे थे, वो आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है, डेवलप हो जाएगा आपका। ठीक है जी। और उसके बाद और क्या फायदा है जी नोट मेकिंग का? नोट मेकिंग का ये फायदा है कि आपको रेडीमेड आंसर्स मिल जाते हैं क्वेश्चन के। ठीक है जी। और क्या फायदा है, आपको खुद को लिखते लिखते ये पता लग जाता है कि मैंने किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कितना छोड़ना है। क्या इसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट आप खोलेंगे, एक बार पढ़ेंगे ऊपर से जाएगा एरोप्लेन, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा नीचे से डाउन फ्लाई, तीसरी बार कुछ कुछ दिमाग में जाने लगेगा, चौथी पांचवी बार जब आप उसे पढ़ लेंगे आपको ये पता लग जाएगा ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन नहीं है। पढ़ते ही पता लग जाएगा आपको, खुद से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हमने लॉ पढ़ा है कॉलेजेस में। ठीक है जी। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जब लॉ को क्या पढ़ लेंगे, अपने बेयर एक्ट को 5-6 बार पढ़ लेंगे, हमें खुद ही पता लग जाएगा ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, इसमें है कुछ दमदार बात जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ये यूं ही है आलतू फालतू। ठीक है जी। तो ये है आपकी सिलेक्टिव स्टडी। हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही बताने में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, लेकिन हमारे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद से ही पता लग जाएगा। यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। तो हमने क्या करना है जी, हमने बेयर एक्ट रीडिंग की हैबिट जरूर बनानी है अपनी, चाहे कुछ समझ में आता हो या ना आता हो। हमने अपने बेयर एक्ट्स को रीड करना है, और एक बार नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपको 10-10 12-12 बार रीड करने हैं अपने बेयर एक्ट्स। आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, हमने क्या करना है अपने बेयर एक्ट्स को 10-10 बार रीड करना है कम से कम। तो अगर 10 बार आपने रीड कर लिए, ठीक है, तो आप क्या है कि रात को सो जाओ, सुबह उठ के पीटी दे आओ बिना किसी तैयारी के, ये लेवल आपका आसानी से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, पढ़ना है उन्हें, चाहे समझ में आए या ना आए। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे सेक्शंस को याद करने की, कि सेक्शंस को कैसे याद किया जाए। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप नोट्स बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, एक टेबल बना लेना है, इधर लिखना चैप्टर नंबर, इधर लिख लेना नेम ऑफ चैप्टर, और इधर लिख लेना रेंज ऑफ सेक्शंस। कुछ नहीं करना हमने, ये जो इंडेक्स है आपका बेयर एक्ट का, ये जो इंडेक्स है कंटेंट है, इसको हमने यहां उतार लेना है, पूरा पूरा नहीं, इसमें तो हर सेक्शन का नाम भी दिया हुआ है। हमने क्या, जैसे हम आईपीसी की बात करते हैं, अगर आईपीसी में चैप्टर नंबर 1 डाला, यहाँ पे प्रिलिमिनरी डाला 1 to 5, फिर आपका जनरल वो हो गया 6 से 52A। ठीक है जी। फिर उसके बाद पनिशमेंट 53 से 75। ठीक है। फिर जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 तक, जिसमें प्राइवेट डिफेंस है 96 से 106 तक। हमने क्या करना है, उनको ऐसे उतार लेना है, चैप्टर के नाम, चैप्टर का रेंज कितना है सेक्शंस का, और चैप्टर का नंबर कितना है। कुछ नहीं करना, सपोज करें सीआरपीसी में आपके 37 चैप्टर है, 37। ठीक है। 37 को आप क्या कर लो, 4 दिन में बांट लो, 4 भी क्या, मैं तो कहता हूं 10 दिन में बांट लो। शुरू में अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत का मतलब सफिशिएंट टाइम है। हम क्या करेंगे, रोज के चैप्टर, रात को हम क्या करेंगे, कभी भी टाइम मिलेगा 1 2 3 4 नाम पढ़ेंगे, उसकी रेंज पढ़ेंगे, इतना याद करना है बस। रोज के 4 चैप्टर, उनका नाम, उनकी रेंज याद करनी है हमने, और कुछ नहीं करना। सपोज करें 10 दिन में आपको पूरा सीआरपीसी की रेंज याद हो गई। ठीक है। अब एक मैं आपसे बात करता हूं, सीआरपीसी में अपील्स कहां है। अपील आप ढूंढोगे सेक्शन नंबर 1 से लेके सीआरपीसी के बिल्कुल लास्ट सेक्शन तक ढूंढोगे। ठीक है जी। एक आप क्या है, एक आपको पता है यार, अपील 372 से लेके 394 तक है। आपका क्या है इसमें, सोचने का छोटा हो गया स्कोप। ठीक है जी। तो उससे हो सकता है आपके पीटी में आपसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन, 372 से लेके 394 तक आपकी अपील फॉल करती है। ठीक है। हो सकता है वहां ऑप्शन ही हो 395, 396, एक ही ऑप्शन हो इस रेंज का, तो वो आपकी यहां पे हेल्प करता है। ये हो गया पीटी के लिए। और सेक्शन याद करने के लिए ये
मेरे लिए तो वर्क करती है टेक्निक सबसे ज्यादा। कि मैं क्या है, मुझे पता है अरेस्ट कहां से है, 41 से लेके 60A तक है अरेस्ट। ठीक है, अब मेरे को अगर अरेस्ट का कोई पूछोगे तो मेरा स्कोप पहले से ही नैरो हुआ है। जिसको जिसने ऐसे याद नहीं करा वो ढूंढेगा 1 से लेके 484 सेक्शन तक। मुझे ढूंढना है अपने दिमाग में 41 से 60A तक। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ऐसा एक इंडेक्स बना लेना है हर सब्जेक्ट के लिए, आईपीसी के लिए, एविडेंस के लिए। ठीक है जी। हमने और क्या लिखना है उसमें एडिशनल बातें, टोटल चैप्टर कितने, क्योंकि आजकल ये पूछ लेते हैं टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, एनफोर्समेंट डेट क्या है। हर एक्ट की एनफोर्समेंट डेट याद नहीं करनी, पर आपको मेजरली आपको एनफोर्समेंट डेट याद करनी होगी जी, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेते हैं। ठीक है जी। जैसे आपका आईपीसी 1860 का 1860, इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1862 में, 2 साल बाद। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एनफोर्समेंट डेट लिख लेंगे। ये 3-4 छोटी छोटी डिटेल हम उसके ऊपर ही लिख लेंगे ताकि एक नजर देखें और समझ में आ जाए हमें। ठीक है जी। जैसे आईपीसी आपकी मकौले ने लिखी है तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है पीटी में, वो हम धीरे धीरे समझ लेंगे जब हम आगे कोर्स में अपने चलेंगे। ठीक है जी। तो हमारी बात थी हम स्टडी कैसे कर रहे हैं। स्टडी हमने कुछ नहीं करना अभी, इस स्टेज पे हमने क्या करना है, बस बेयर एक्ट पढ़ने हैं। बेयर एक्ट को बार बार पढ़ो, एक बार आपने पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूं बेयर एक्ट का जादू क्या है। बेयर एक्ट का जादू ये है कि अगर आप इसे 20 बार भी पढ़ चुके हैं और 21वीं बार खोलोगे, आपको उसमें कुछ नया ही मिलेगा। और ये होता है वाकई में। ठीक है जी। हमें कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता ही है हर बार। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, और एक और जादू है बेयर एक्ट का, क्या, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 1 हफ्ते याद रहेगा, 2 हफ्ते याद रहेगा अगर ज्यादा बादाम खाए हैं तो। उसके बाद क्या है, भूलने लग जाओगे आप, आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा सेक्शन नंबर। पहले जो सेक्शन नंबर आप सोते सोते भी उठा के पूछ लो कि भाई रेस जस्टे का यहाँ सेक्शन 6 में है, वो आपको याद नहीं आएगा। लॉ को भूलते बड़ी जल्दी है। ठीक है, तो हमने क्या फोकस करना है अपना, बार बार पढ़ना है, हमने अपने रिवीजन पे फोकस करना है, नोट मेकिंग पे फोकस करनी है। ठीक है, अब थोड़े से मजे मस्ती वाला जो टाइम है उसे क्या कर लेंगे, हम थोड़ा कट शॉर्ट कर लेंगे और उसको डिवोट करेंगे हम स्टडी में। क्यों डिवोट करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्या हो, इस स्ट्रगल वाले फेज से बाहर निकल के सक्सेसफुल वाले स्टेज पे आ जाए। स्ट्रगल ये जी, ये भी आप कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस स्ट्रगल वाली फेज को पार करने के लिए जल्दी से जल्दी हमने क्या करना है, अपना सिलेक्शन करवाना है। और सिलेक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं इतने घंटे ही पढ़ता हूं तभी मेरा सिलेक्शन होगा, या फिर मैं तो इंडिया की नंबर 1 कोचिंग से ही लेता हूं वही सिलेक्ट होते हैं बच्चे। जो बच्चे कोचिंग नहीं भी करते ना, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका भी क्लियर होता है। ठीक है जी। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बचने के बहाने हैं जो आपने खुद के लिए बना लिए हैं। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ना, नहीं मम्मी मेरी नहीं, उसकी गलती थी। तो हमने क्या करना है, ये बहाने नहीं ढूंढने, हमने इन बहानों को क्या करना है, आने का मौका ही नहीं देना। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। और कोई डाउट जी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। कुछ नहीं करना जी, एक ही मूल मंत्र है, बेयर एक्ट पढ़ते जाओ बस। बेयर एक्ट को बार बार पढ़ो, यही है मूल मंत्र आपका। ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ो, साथ साथ नोट्स आपके तैयार होते जाएंगे, उन नोट्स को पढ़ो। ठीक है, तो ये हमारा मूल मंत्र हो गया। अब हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन आवाज आ रही है जी आपको, सही नहीं, मैंने इतनी देर हो गई ऑनलाइन आवाज आ रही है जी। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे जी हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात कर रहे थे। सबसे पहले इसमें से यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है पीटी का कि इसका नाम क्या है, क्योंकि इसका नाम बड़ा कंफ्यूज करता है। कई बार हम बोल देते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट, कई बार बोल देते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कई बार बोल देंगे सेल ऑफ गुड एक्ट। और एक सही नाम है इसका, सेल ऑफ
गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, नाम से हमें पता लगता है ये किस चीज की बात करता है, बेचने की बात करता है अपनी। अगर हम बात करें देसी भाषा में तो ये क्या करता है सर, खरीदने बेचने की बात हो रही है यहाँ पे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में खरीदने बेचने की बात हो रही है। सवाल ये उठा कि सर खरीदने बेचने के लिए मैं यहाँ वेरका की उससे जाके दूध लेके आता हूँ, लॉ को क्या जबरदस्ती पड़ी थी बीच में आने की? मैं गया 20-22 रुपए 25 रुपए जो भी है मैंने दूध के दिए, लेके आ गया मैं। लॉ को क्या जरूरत पड़ी थी बीच में आने की? ठीक है, इसको क्या मजा आ रहा था? तो यही सवाल उठा जब ये एक्ट बनाने लगे, सेल ऑफ गुड एक्ट, है ना। उसके बाद फिर जब इसके प्रोविजन देखे तो इसमें क्या था कि अगर वो दूध खराब निकला, तो दूध फटा हुआ निकला, तो क्या होगा? ठीक है, तो आपकी ये दो टर्म है जी, सेल और गुड्स, जिसके ऊपर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं नाम को। इसके एक्ट के नॉमेनक्लेचर में जहां पे फोकस किया हुआ है सेल्स के ऊपर और गुड्स के ऊपर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स दो तरीके के होते हैं जी, कौन कौन से? मूवेबल और इमूवेबल गुड्स। मूवेबल जो हिल सकते हैं सर, इमूवेबल जो हिल नहीं सकते। ठीक है जी, तो यहां पे सर कौन से गुड्स की बात हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? इमूवेबल गुड्स की या मूवेबल की, क्या लगता है? मूवेबल। यहां पे हम बात करते हैं अपने मूवेबल गुड्स की। ठीक है जी, इमूवेबल गुड्स की हम बात करते हैं सेल्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है जी, वहां पे सेल के सेक्शन है 54 से लेकर 57 आपके सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यहां हम जो गुड्स हैं ये कौन से गुड्स हैं? हमारे मूवेबल गुड्स हैं। अब हमें पता है हमारी इंडिया क्या रहा था, ब्रिटिश रूल के अंदर रहा था, तो हमारा मेजर जो सिस्टम है वो कहां से इंस्पायर है या टेकन है? कहां से है? यूके से, ब्रिटिशर से टेकन है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, रिटन फॉर्म में है। ठीक है जी, कई चीजें हमने कहीं से ली है, कई चीजें हमने कहीं से ली है। तो आप ये सोचो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, ठीक है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड उनकी टीम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो ये सोचे यार उन्होंने कितने देश के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करे, इतनी मोटी मोटी किताबें उन्होंने स्टडी करी और उसमें से फिर इंडिया के लिए निकाल के लेके आए मटेरियल। ठीक है, तो ये कितना लेंदी प्रोसेस है, लगभग लगभग 3 साल का प्रोसेस था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 को बनाने के लिए। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर ईयर 1949, और वो विद इफेक्ट फ्रॉम कब आया? 26 जनवरी 1950। हमें इतना भी नहीं पता था जब हम आए थे। ठीक है, तो आप तो क्या एक लेवल ऊपर ही चल रहे हो पहले से। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? अपना लीगल डे मनाते हैं उसकी याद में। और 26 जनवरी हमें पता ही है हम अपना क्या है, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो कितने सारे सोर्सेस से आया। ठीक है जी, आपका आर्टिकल 21 है, उसमें एक वर्ड है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी, वो वर्ड हम लेके आए जापान से। फंडामेंटल ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी हम लेके आए रशिया से, उस टाइम तो वो इकट्ठा था रशिया यूएसएसआर। ठीक है जी, डीपीएसपी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लेके आए हम। ठीक है जी, तो ऐसी क्या है, हम इमरजेंसी के प्रोविजन जर्मनी से लेके आए। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह से लेके आए। तो हमारा मेजर जो हमारा जो एक्ट्स हैं जो आपको दिखेंगे ये जैसे 1930, ये भी क्या है आपका बेस्ड है इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड एक्ट के ऊपर। ठीक है जी, और उससे भी पहले क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। दो तरीके के लॉ होते हैं जी हमारे। अगर हम लॉ की बात करें, लॉ दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का दूसरा नाम क्या है? एडजेक्टिव।
एक सब्सटेंटिव लॉ और एक क्या है हमारा प्रोसीजरल लॉ, जिसका दूसरा नाम है एडजेक्टिव लॉ। ठीक है जी, क्या फर्क है दोनों में, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में? पनिशमेंट्स की बात करता है और बहुत सही डेफिनेशन। और आप बताएं, पढ़ के क्या पता लगता है? कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ लॉ क्या है। लॉ कुछ नहीं है, लॉ आपकी जनरल सेंस है। दूध वाले ने दूध खराब दे दिया तो अब मैं क्या करूंगा, वापस कराऊंगा। वही रेमेडी इन्होंने यहां लिख के दे दी। लॉ को हमने कैसे पढ़ना है? लॉ को हमने पढ़ना है जनरल सेंस में। ये आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन अज्यूम कर लेनी है वहां पे। सपोज करें हम पढ़ रहे हैं, मर्डर पढ़ रहे हैं, किडनैपिंग पढ़ रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, खुद को एज्यूम कर लेना है। हमने और कुछ नहीं करना, हमने अपनी रैशनल थिंकिंग से सोचना है यार ये होना चाहिए था। उसके बाद फिर देखो, जो लॉ में लिखा हुआ है जो आप सोच रहे हो वो सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो लॉ क्या है? लॉ आपकी जनरल इंटरप्रिटेशन है हर चीज की। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छी ऐसी ऐसी चीज लिख दी कि इंसान सोच ही नहीं सकता। सोच सकते हो आप सब। ठीक है जी, कोई क्या है उसे ज्यादा रॉ फॉर्म में सोचता है, कोई डिफाइंड फॉर्म में सोचता है। तो लॉ क्या है कि हम सोच सकते हैं, हमें पता है लॉ क्या है, हमारे अंदर पहले से ही रचा बसा है। बस वो अब वो क्या कर रहे हैं, हम रिटन फॉर्म में उसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रीडिफाइंड फॉर्म में। जैसे होती है ना, मिठास किस में होती है? गन्ने में होती है। उसको क्या कर लो आप, रिफाइन कर लो, करते करते शुगर बन जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन सबको पता है कि चीनी कहाँ है, गन्ने के अंदर है। तो लॉ क्या है, आपके अंदर है। आपको बस उसको रिफाइन करने के लिए ये लॉ पढ़ रहे हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, हम जनरल इंटरप्रिटेशन करते चले जाएंगे, बस सोचते चले जाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए था। फिर उसे देखेंगे कि डेयर एक्ट ने क्या लिखा है। तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल को पढ़ के क्या लगता है जी? दो ब्रांचेस ऑफ लॉ बनाई है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। क्या लगता है सब्सटेंटिव क्या होगा? गिव्स अस राइट। तो सब्सटेंटिव आपका ऐसा ही लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ आपके वो लॉ हैं जो आपको क्या देते हैं, आपको राइट्स एंड लाइबिलिटी डिफाइन करते हैं आपकी। जैसे बात करें इंडियन पीनल कोड की, वो आपकी लाइबिलिटी डिफाइन करता है कि अगर जनाब क्या करें आप, आपने चाकू मार के मर्डर कर दिया, हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो आपको क्या सजा मिलेगी। आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज तो बता रहा है वो, और क्या बता रहा है, अक्यूज्ड के लिए लाइबिलिटी बता रहा है, विक्टिम के लिए राइट बता रहा है। ठीक है जी। तो हमारा सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जो हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करता है। इंडियन पीनल कोड हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है जी, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात है। अब प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉ नाम से ही पता लग रहा है जी, कैसा है? प्रोसीजर बताता है। किस चीज का प्रोसीजर बताता है जी? प्रोसीजर बताता है कि ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, ये आपने बता तो दिया जनाब, सोचो अब क्या कर दिया, मैंने ये तो बता दिया चोरी करना अपराध है ना। सपोज करें मैंने चोरी कर ली, आपने मुझे पकड़ लिया कि सर आप तो चोर हो। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है मैं चोर हूं, लेकिन अब करोगे क्या मेरा, मुझे पकड़ के तुम करोगे क्या ये तो बताओ। फिर सोचोगे हाँ यार वाकई में करे क्या अब, कहां लिखा है कि क्या करना है? वो लिखा है आपका प्रोसीजरल लॉ में। प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है? प्रोसीजर बताता है जिसके थ्रू आप ये जो राइट्स एंड लाइबिलिटी ये देता है ना, इसको वाकई में इन इफेक्ट कैसे लेके आना है, ये वाकई में समाज में कैसे एप्लीकेबल होंगे, इस चीज को ये बताता है। इसने तो बता के छोड़ दिया चोरी करना अपराध है, बाकी कौन बताएगा कि अपराध है, तो मान लिया कोर्ट बनाओ, कोर्ट के अंदर एविडेंसेस लो, एविडेंसेस के बाद जेल भेजो, जेल भी कौन सी, सिविल जेल, क्रिमिनल जेल, कितने साल के लिए, कैसे भेजना है, वो तो ये बताएगा ना। ठीक है, तो प्रोसीजरल लॉ क्या है जी? सीधी सादी एक डेफिनेशन है, प्रोसीजरल लॉ इज अ लॉ विच प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। इसको वाकई में समाज में उतारने के लिए, वाकई में इसकी एप्लीकेशन करने के लिए हमें क्या है, प्रोसीजरल लॉ का सहारा लेना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि कई बार सब्सटेंटिव और प्रोसीजर की आपस में लड़ाई हो जाती है। सब्सटेंटिव कुछ कहता है, प्रोसीजर कुछ कहता है। या फिर सपोज करो एक प्रोसीजर ही ऐसा बना दिया कि बहुत रिजिड प्रोसीजर है। जैसे मैं आपको बात करूं, आप जब सीपीसी पढ़ेंगे एक चीज होती है सीपीसी में, रिटन स्टेटमेंट। ठीक है,
कॉलेज में अगर सुना हो कहीं नाम भूले भटके, हमने तो सुना नहीं था जी कॉलेज में, कभी भी कुछ नहीं सुना, हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी कॉलेज में। ठीक है जी। एक चीज होती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे कोई सिविल सूट फाइल करना है, मैं अपनी बातें ओरली तो कहूंगा नहीं, कोर्ट में लिख के दूंगा। तो जो मैं लिख के दूंगा वो होगा प्लेंट, उसका नाम होगा प्लेंट। अब जो उस प्लेंट के ऊपर सामने वाली पार्टी, सपोज करें आप रिप्लाई देंगे बना के, आप ये थोड़ी मेरी बात मान के हाँ भाई ठीक है जी सर सब कुछ ठीक कह रहे हैं, मैं तो डिफेंस करना ही नहीं चाहती अपना कुछ भी। आप जो अपना रिप्लाई बना के दोगे उसे कहेंगे डब्ल्यूएस या फिर रिटर्न स्टेटमेंट। सीपीसी बताता है जी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए 30 दिन है, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है जी। 30 को एक्सटेंड करके उन्होंने ये भी कह रखा है 90 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। ठीक है। लेकिन अब मान लो 90 दिन भी बीत गए, रिटर्न स्टेटमेंट आई नहीं, तो सीपीसी तो कहता है जिसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी ना, आप इसके खिलाफ ऑर्डर कर दो, क्योंकि जब ये बंदा खुद ही नहीं आ रहा तो फिर कोर्ट क्यों इसकी परवाह करेगी। लेकिन सपोज करो वो बेचारा 100 दिन से आईसीयू में पड़ा है, अब सीपीसी ने तो ये कह दिया कि 90 ही दिन है आपके पास, है ना, 90 से 91st डे भी नहीं देंगे हम आपको। ठीक है। तो ये बंदा तो, ये तो बेचारा जेन्युइन आदमी है बिल्कुल, ये कहां है, हॉस्पिटल में है, इसकी क्या गलती है। तो कई बार ऐसी क्या होती है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसीजरल लॉ, कि प्रोसीजर लॉ को आप कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, कि 90 लिख दिया तो हम तो 90 पे ही टिक गए, या फिर सब्सटेंटिव और प्रोसीजर का झगड़ा हो गया। तो याद रखना हमेशा प्रिवेल कौन करेगा, आपका सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेगा ओवर प्रोसीजरल लॉ। एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस, नॉट इट्स मिस्ट्रेस। ठीक है। ये क्या है, जस्टिस की सहूलियत के लिए है, ना कि जस्टिस को ओवर रूल करने के लिए। जैसे आपने यहां 100 दिन आप हॉस्पिटल में हो, सीपीसी ने 90 ही दिन दिए हैं, यहां तो इस बेचारे के साथ अन्याय हो गया ना, है ना। तो कहते हैं प्रोसीजर की आपको इतनी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करनी कि इसके साथ अन्याय ये हो जाए, लेकिन इतनी लिबरल भी नहीं करनी कि हर बात के लिए ही आप छोड़े जा रहे हो सकता है ये खेल रहा है कूद रहा है मजे ले रहा है, आता ही नहीं है कोर्ट में। तब वहां पे ये क्या है, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा कि कहां आपको क्या है इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करनी है, कहां पे लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर हम फर्दर बात करें तो लॉ दो तरीके के और हो सकते हैं उनके यूसेज के बेसिस पे। कैसे, एक होता है जनरल लॉ और एक होता है आपका स्पेशल लॉ। अब जनरल और स्पेशल में क्या फर्क होता है जी, बताओ जी। ठीक है। और स्पेशल लॉ क्या हो सकता है जी आपका, दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वो टारगेट करता है पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, है ना, तो वो किसके लिए बात करता है, हमारे लिए तो करता नहीं, हम तो मनी लॉन्ड्रिंग करते ही नहीं, स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता है। या स्पेशल लॉ होता है किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, जैसे हम बात करते हैं जनरल लॉ। जनरल लॉ का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टियां होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और एक पार्टी अगर ऐसा करेगी तो ऐसा होगा, ऐसे करेगी तो ऐसा होगा, ये सब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब देखा जाए हम जाते हैं दूध लेने के लिए, वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, क्या क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल क्या क्या होती है, ऑफर, ऑफर के बाद उसकी एक्सेप्टेंस है, ये ब्रॉड हम पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे, ऑफर हो गया, ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद क्या होनी चाहिए, कंसीडरेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। ये एलिमेंट मिलके क्या बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। ये क्या ब्रॉड स्टेजेस है कॉन्ट्रैक्ट की, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे और डीप में देखेंगे इन्हें। ठीक है जी। तो ऑफर क्या है, जरूरी नहीं है ऑफर बोल के ही हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब बोल के, लिखित। ठीक है जी।
और इम्प्लाइड का मतलब है आपके कंडक्ट से जब मान लिया जाता है उसे कहते हैं इम्प्लाइड। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे कि जब हम दूध लेने गए, जेब से हमने 20 रुपए निकाले, उसकी टेबल पे रख दिए ऑफर, उसने वो 20 रुपए निकाल के उठा के अपने गले में रख लिए, एक्सेप्टेंस। हमने क्या करा, दूध ले लिया, उसकी कंसीडरेशन 20 रुपए हो चुके, उसने भी हमें क्या है, दूध का पैकेट ले जाने दिया, एक भी बात नहीं करी हमने किसी से कुछ भी। फिर भी ये क्या है, एक बन गया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सर कॉन्ट्रैक्ट था ही, सेल ऑफ गुड एक्ट क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़ गई? सेल ऑफ गुड एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही है। ब्रॉड स्टेज में देखा जाए तो आप सामान को खरीद बेच रहे हैं, कैसे खरीद बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीद बेच रहे हैं। ठीक है। तो जब आईसीए पहले से था तो इसे लाने की क्यों जरूरत पड़ी? आईसीए आपका आया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वहां पे था चैप्टर नंबर 7, सेक्शन नंबर 76 से 123। चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 76 से 123 आपका। आप आज भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोल के देखोगे, आपको ये वाले सेक्शन वहां से गायब मिलेंगे, उड़े हुए। 75 तक है, 75 के बाद सीधा शुरू होंगे 124 से। ठीक है। तो पहले क्या था, 76 से 123 यहां पे बात की गई थी सेल ऑफ गुड्स की। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। सेम आपका ऐसे पार्टनरशिप था। ठीक है जी। आपका पार्टनरशिप भी 266 तक, 239 से 266 तक पार्टनरशिप भी किसका पार्ट था, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। तो यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बातें थी, जिसे हम जीसी कह सकते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात कर सकते हैं, सोगा की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सोगा। सोगा ये सब क्या है, सब इसी के अंदर थे, पूरा पैक्ड मटेरियल था आईसीए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड 1872 की। उस टाइम इंडस्ट्रीज नहीं थी इतनी, उस टाइम इतनी ट्रांजैक्शंस होती नहीं थी, लोग बार्टर सिस्टम का ज्यादा यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या, मेरे गेहूं ले लो, अपने चावल दे दो, है ना। और क्या था, लोगों के पास ना इतना पैसा था कुछ खरीदने बेचने के लिए, जो मजदूरी करते थे बेचारे, जो सेठ जी देते थे वो रख लेते थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ट्रेड डेवलप होने लगा, ट्रेड डेवलप होने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगा। ठीक है जी। और हमारे ट्रेडर्स को भी क्या मिलने लगी, थोड़ी बहुत शक्तियां, पावर्स मिलने लग गई। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि ये जो आईसीए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें जो ये प्रोविजन है 76 से 123, ये यार सफिशिएंट नहीं है। मजा नहीं आ रहा, सफिशिएंट नहीं है, ये हर तरीके की ट्रांजैक्शन गवर्न नहीं कर रहे। ये तो ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं, ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, हमारा पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा। अगर हमें अगर कोई झगड़ा हो रहा है, लॉ कब काम में आएगा, जब कोई झगड़ा होगा उसके बाद ही काम में आएगा। हमारा झगड़ा हो रहा है यार, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा खास हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए, है ना। तो क्या करा, इसके लिए हम क्या लेके आए, अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट लेके आए। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस थे वो सफिशिएंट नहीं थे, मजा नहीं आ रहा था उनमें। ठीक है जी। इसलिए हमें एक अलग एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। सेम पार्टनरशिप के साथ भी हुआ। ठीक है जी। जो आपका पार्टनरशिप था पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन वो भी अब क्या है, जैसे जैसे पार्टनरशिप अब बढ़ने लगी, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, बढ़ने लगा, तो आपकी पार्टनरशिप्स भी बढ़ने लगी। तो पार्टनरशिप से लेके पूरे के पूरे प्रोविजन इसमें थे नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये तो जनरल बात करता था, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहां से डिलीट करे वो प्रोविजन और एक नया एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। अब इसके बाद जब हमने नया एक्ट बना दिया, तो अब नए एक्ट का बनाया किसने, सोगा आज भी 1930 का है, बनाया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने बेस क्या लिया, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी। उसने उसको बेस लिया अपना 1893, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 को बेस लिया। और उसको, वो इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहां लगता था, बाहर ब्रिटेन में लगता था, उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में मोल्ड करके उन्होंने क्या करा, इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक नया प्रोविजन, नया एक्ट, नया स्टैट्यूट बना के रख दिया हमारे सामने। ठीक है जी।
अब बात करते हैं अगर हम अपने स्टैट्यूट की, एक्ट की। दो तरीके के एक्ट होते हैं। एक एक्ट होता है आपका एग्जॉस्टिव और एक एक्ट होता है आपका इलस्ट्रेटिव, या फिर इसे नॉन एग्जॉस्टिव भी कह देते हैं। एग्जॉस्टिव एंड इलस्ट्रेटिव। अब ये कौन से नए परिंदे आ गए बताएं जी, इसमें क्या लगता है पढ़ के, एग्जॉस्टिव और इलस्ट्रेटिव में? लिमिटेड, ठीक है। और एग्जॉस्टिव इलस्ट्रेटिव जी, एग्जॉस्टिव इलस्ट्रेटिव। देखो जी, एग्जॉस्टिव और इलस्ट्रेटिव क्या होते हैं, सिंपल सी बात बता देता हूं। एग्जॉस्टिव होता है कि आपका मैं संपूर्ण हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्टिव कहता है आपका ये बात कि मुझे किसी और लॉ की जरूरत नहीं है एग्जिस्टेंस में आने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं क्या हूं, संपूर्ण हूं। एग्जॉस्टिव होता है वो आपका। इलस्ट्रेटिव जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेटिव क्या है कि मुझे क्या है, हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हम बात करें, हम अपनी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, सोगा की हम बात करते हैं, तो सोगा का आपका नेचर है इलस्ट्रेटिव। क्यों, कहां से पता लगता है? हम जब इसका सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 3, 4, वहां हमें पता लगता है ये क्या कहता है। एक लाइन खुद ही लिख देता है कि जो चीजें यहाँ पे डिफाइन नहीं है उन्हें क्या करो तुम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोरो कर लो। यानी कि हमें किसका सहारा लेना पड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेना पड़ गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इधर पे कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है। ठीक है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सहारा लेना पड़ेगा कि कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट है, कौन सी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं हुई, कहां से चेक होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जॉस्टिव और इलस्ट्रेटिव नेचर। एग्जॉस्टिव आपका मेजरली एक ही एक्ट गिना जाता है ज्यादातर, वो है आपका लिमिटेशन है। ठीक है, उसे क्या करते हैं हम, लिमिटेशन एक्ट को एग्जॉस्टिव मानते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लिमिटेशन एक्ट को। ठीक है, बाकी आपके एक्ट्स का नेचर जनरली इलस्ट्रेटिव होता है। उसके भी आइडेंटिफिकेशन के अब तरीके हैं कि सर कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्ट एग्जॉस्टिव है, कौन सा इलस्ट्रेटिव है। देखते ही पता लग जाता है। हम खोलेंगे अपना प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, डू सोलमनी हेयर बाय अफर्म दैट, ऐसे करके है। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, अपने एक्ट का जब भी प्रियम्बल देखेंगे उसमें 2-3 वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, हर उसमें कॉमन। डिफाइन, एन एक्ट टू डिफाइन, एन एक्ट टू अमेंड, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कोडिफाई, डिफाइंड एंड अमेंड, डिफाइंड एंड कंसोलिडेट, ऐसे करके ये 4 ही वर्ड है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, डिफाइन, अमेंड, कंसोलिडेट और कोडिफाई। ठीक है जी, तो जहां भी आपका, जनरली मैं आपको बताता हूं कि जहां आपका वर्ड कंसोलिडेट आ गया वो आपका जनरली एक्ट एग्जॉस्टिव है। कंसोलिडेट या कोडिफाई आ गया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है जी, कंसोलिडेट का मतलब है कि चीज बिखरी हुई है, हम उसे क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब हम चीज को इकट्ठा कर रहे हैं तो इसका मतलब एग्जॉस्टिव कोई चीज ही बना रहे हैं। भाई एक चीज इस कमरे में रखी है, एक चीज इस कमरे में रखी है, एक चीज इस कमरे में रखी है, शादी पार्टी होती है घर में, सामान फैला हुआ होता है। बाद में जब हम क्या करते हैं, उस सामान को कंसोलिडेट करते हैं, सारा उठा के एक ही जगह रख देते हैं, तो अब वो क्या है, एग्जॉस्टिव, कंसोलिडेट। ठीक है जी, ऐसे ही क्या होता है, डिफाइन एंड अमेंड। डिफाइन मतलब किसी सब्जेक्ट के ऊपर पहली बार कोई लॉ आ रहा है, आज तक आया नहीं था। ठीक है जी, अमेंड मतलब पहले था लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम उसे बदल रहे हैं। ठीक है, डिफाइन एंड अमेंड का मतलब कि पहले था उसे बदल रहे हैं और कुछ नई चीज भी लेके आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपकी जब हम पढ़ेंगे सोगा को शुरू करेंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। सेम आपकी होती है डेफिनेशंस, उसमें कॉम्बिनेशन यूज होता है मीन्स एंड इंक्लूड। दो चीजें होती हैं जी, मीन्स इंक्लूड, जैसे दिस मीन्स दिस, या फिर जैसे अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें हम आईपीसी में, वहां पे लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स दिस दिस दिस, है ना। तो अब वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है या इलस्ट्रेटिव? एग्जॉस्टिव का मतलब वो डेफिनेशन संपूर्ण है, पूरी है, हमें उसमें कुछ और हम प्लस माइनस अपनी तरफ से नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें और भी स्कोप है प्लस माइनस करने का, कि लॉ ने तो एक जनरल चीज बता दी, हम प्लस माइनस कर लेंगे अपने हिसाब से। तो जहां पे आपका मीन्स अकेला यूज हुआ है, इंक्लूड अकेला यूज हुआ है, वो आपकी क्या होती है, इलस्ट्रेटिव होती है। ठीक है जी। जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड लिखा होता है वो आपकी जनरली एग्जॉस्टिव होती है। ठीक है जी, इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक ऐसी जगह है जैसे मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा है वहां पे, लेकिन वो फिर भी क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है। सेक्शन 3 एविडेंस की डेफिनेशन, एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन है जो, उसमें लिखा है इट मीन्स एंड इंक्लूड, पर वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। उसका नेचर क्या है, मतलब कि उसमें दो ही चीजें दी हुई है, या तो ओरल या रिटन, कि आपका एविडेंस दो तरीके का हो सकता है, ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। उसने बहुत सारे एविडेंस की बात ही नहीं करी, सरकमस्टेंशियल, हियर से, और आपका, जैसे मैं बात करता हूं, आपका अगर मर्डर के ट्रायल में गन या चाकू एविडेंस होता है ना, मूवीज देखी है हमने, सबने देखी है, उसमें क्या है कि गन चाकू, जनाब ये रहा, खून के निशान मिले हैं, ये वो, उसे ओरल में डालोगे रिटर्न में डालोगे? किसी में भी नहीं डाल सकते, ना ओरल में ना रिटर्न में। तो ठीक है, तो वहां मीन्स एंड इंक्लूड लिखा है, लेकिन वो डेफिनेशन फिर भी एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है जी, तो वो उसकी एक एक्सेप्शन है। हम बात कर रहे थे अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने बात करी, किसकी बात करता है, सेल की और गुड्स की। गुड्स हमने बात करे दो तरीके के होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। अब आप ढूंढने जाओगे मूवेबल इमूवेबल की, आपको कहीं बेहतरीन डेफिनेशन नहीं मिलेगी। मूवेबल इमूवेबल की आपको कहीं पे भी बेहतरीन सी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि हाँ बस इसे ही पढ़ लो, इसके आगे कुछ नहीं है। उसके लिए जैसे हिंदी में कहावत है ना, घाट घाट का पानी पिया हुआ है मैंने, कि मतलब क्या है, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूं। तो इमूवेबल के लिए हमें भी घाट घाट घूमना पड़ेगा। कहां कहां घूमना पड़ता है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में। ये एक्ट बड़े कमाल की चीज है जी, जनरल क्लॉजेज एक्ट है नहीं सिलेबस में, लेकिन ये एक्ट क्या है, जैसे इसका नाम कहता है जनरल क्लॉजेस। तो जितने भी सारे एक्ट्स हैं आपके, उनमें जो भी वर्ड यूज हुआ है उसकी डेफिनेशन आप क्या करो, इसमें ढूंढ लो। ये क्या बात करता है, जनरल बात करता है। जैसे रिपील कर दिया किसी को, तो रिपील का क्या इफेक्ट होता है, अमेंड का क्या इफेक्ट होता है, लड़ाई हो गई तो किसके ऊपर चलेगी, ये सब बातें कहा है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। और कहां घूमेंगे हम इमूवेबल के लिए, टीपीए में घूम लो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में घूम लो। ठीक है जी। और कहां घूमेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट में घूम लो, रजिस्ट्रेशन एक्ट में घूम लो। सेम मूवेबल के लिए ही आ जाओ, इसके लिए भी कहां घूमेंगे, जीसी एक्ट के पास चलो। आप इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन के पास चलो। ठीक है जी। आप अपना आईपीसी के पास चलो, इंडियन पिनल कोड के पास। थोड़ा टाइम मिले तो सोगा के पास भी घूम लो। तो इनकी डेफिनेशंस के लिए हमें यहां घूमना पड़ता है। ठीक है जी। इन्हें हम आगे करेंगे, हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
लेकिन मूवेबल इमूवेबल का नेचर देख लेते हैं क्या होता है। मूवेबल होते हैं आपके गुड्स जो क्या हो सकते हैं, बेसिकली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इमूवेबल गुड्स आपके ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक ही जगह फिक्स होते हैं, उनके मूव करने का कोई भी स्कोप नहीं होता। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं अपनी बिल्डिंग्स की, है ना, बिल्डिंग क्या है हमारी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ये रूम है, अब यहाँ पे ये टेबल लगी हुई है, ये फैन लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं और लाइटनिंग है, ठीक है, ये भी इमूवेबल है या ये मूवेबल है, मूवेबल, अटैच ही है सर। ये क्या होते हैं, जनरली हम इन्हें क्या मानते हैं, इमूवेबल मानते हैं। इमूवेबल क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने ये अटैच इसलिए करे हैं क्या कि ये परमानेंट यहीं पे रहे। हमने इस पर्पज से तो नहीं करे कि आज इस कमरे में लगा दो एक पंखा, कल उस कमरे में लगा देंगे, परसों उसमें लगा देंगे, है ना। हमने एक बार लगा दिया मतलब फिक्स कर दिया जनरली। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इनकी इंटेंशन देखते हैं हम, इंटेंशन क्या है इसकी, इंटेंशन है इसे परमानेंट यूज करने की एक ही जगह पे, इसलिए हमें क्या है, इन्हें इमूवेबल में काउंट होते हैं। ऐसे ही आपके दो चीजें होती है, ट्री और टिम्बर। ट्री माने पेड़, टिम्बर माने लकड़ी, जो आपके फर्नीचर्स में यूज होती है, इसमें यूज हुई है आपकी टिम्बर। तो अब बात होती है, ट्री इमूवेबल है मूवेबल है, ट्री क्या है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। वही टिम्बर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल क्यों है, क्योंकि हमने क्या करना है, उसको मूव करके उसका हमने कुछ ना कुछ यूसेज करना है। अब दो चीजें हैं टिम्बर में भी, दो आपकी क्लासिफिकेशन है। एक है कि स्टैंडिंग टिम्बर, जिसका नाम है, क्या नाम है, स्टैंडिंग टिम्बर, और एक है टिम्बर ट्री। एक है आपका स्टैंडिंग टिम्बर और एक है आपका टिम्बर ट्री। दो चीजें होती हैं। स्टैंडिंग टिम्बर का क्या मतलब है जी, स्टैंड माने खड़ा है, टिम्बर माने लकड़ी, लकड़ी कहां खड़ी है, जमीन पे खड़ी है। स्टैंडिंग टिम्बर मतलब ऐसी टिम्बर जो भी जमीन पे खड़ी है, अटैच है जमीन से, रूटेड इन अर्थ है, उसकी जड़ें अभी जमीन में है। टिम्बर ट्री का क्या मतलब है, नहीं, टिम्बर ट्री का मतलब है जी, टिम्बर ट्री है कि अभी आपका वो जमीन में ही है, लेकिन वो क्या है, इनमें स्टेज में फर्क है, स्टैंडिंग टिम्बर में और टिम्बर ट्री में। टिम्बर की सपोज करें, मतलब आम की लकड़ी होती है ना, आम की लकड़ी को हम यूज करते हैं हवन वगैरह के पर्पस के लिए, यूज करते हैं आम की लकड़ी को, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं आम के पेड़ को 6 साल लगेंगे बड़े होने में, पता नहीं है मुझे कितने लगते हैं, एग्जाम्पल मान के चलते हैं 6 से 7 साल लगेंगे उसे बड़े होने में, ठीक है जी। आपने जब वो पौधा 1 साल का था, आप नर्सरी से लेके आए, आपने उसे अपने जमीन में लगा दिया। अब 1 साल से लेके बड़ा होगा वो 6 साल तक, यानी कि 5 साल वो आपकी जमीन पे रहेगा, रहेगा ना, आपकी जमीन से पानी लेगा, इसे न्यूट्रिएंट्स लेगा, विटामिन मिनरल जो भी उसे चाहिए बड़े होने के लिए, और धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। 6 साल के बाद वो इस स्टेज पे पहुंचेगा कि अब वो कटने के लिए तैयार है ना। जब वो कटने के लिए तैयार है, उसका नाम है स्टैंडिंग टिम्बर, कि ये पेड़ रेडी टू कट है, काटो और उपयोग में लो। टिम्बर ट्री कौन सी स्टेज है, ये 5 साल वाली। हमारा इंटेंशन तो शुरू से क्लियर है, हमने इस आम के पेड़ को काट के बेचना है। जब हम इसे यहां पे लेके आए थे छोटे से बच्चे के रूप में, हमें इंटेंशन क्लियर थी कि इसे काट के बेचना है। तो क्या सर 1 साल से ही इसे हम टिम्बर ट्री मानने लगे, 1 साल से मानोगे तो क्या फायदा, अभी तो वो इतना सा है, उसमें से क्या टिम्बर निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा, है ना। 5-6 साल जब दोगे उसे, जब भी तो वो बड़ा पेड़ बनेगा। तो जब बड़े होने की स्टेज है, इस बड़े होने की स्टेज को कहते हैं हम, ये स्टेज है टिम्बर ट्री की। तो एक केस था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, लिखेंगे हम ये आगे पूरा, इनकी है ना
तो एक केस था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, उसमें कहा था कि जब पेड़ स्टैंडिंग टिम्बर की स्टेज पे पहुंच गया है तब तो वो बनेगी मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वो क्या है, बिल्कुल रेडी टू यूज है। जैसे आपकी मैगी होती है ना, रेडी टू ईट, गर्म पानी डालो वो कप वाली और खा लो पी लो, है ना, खा के पियो पी के खाओ। उसके बाद और जब वो कहते हैं टिम्बर ट्री वाली स्टेज पे है, 5 साल तक बड़ा हो रहा है, उसे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है अभी, तब वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो कई कई बार ऐसी भी इंटरप्रिटेशन देखने को मिल जाती है। अगर तो देखो, अगर वो सूख गया है और आपको क्या है उसकी लकड़ी का यूज करना है, तो जब आपने मन में ठान लिया कि मुझे इसकी पेड़ की क्या है लकड़ी यूज करनी है, अब वो उसी पल से मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार क्या होती है कि ये आपकी इंटेंशन पे भी डिपेंड होती है। सपोज करें आपने आम का पेड़ लगाया, लाए तो थे आपकी हवन में लकड़ी यूज करेंगे, बाद में आपने देखा यार बड़े मीठे आम लग रहे हैं इसमें, तो चल कोई बात नहीं, इस एक पेड़ को क्या है घर के लिए रख लेते हैं, आम खाया करेंगे सीजन टू सीजन। तो पहले वो मूवेबल बन जाता 6 साल के बाद, लेकिन अब वो इमूवेबल बन गया। आपकी इंटेंशन ही नहीं रही उसे काटने की, आपकी इंटेंशन क्या है, उसके फ्रूट्स एंजॉय करेंगे आप, है ना, आम एंजॉय करेंगे। तो ये क्या है, कोई ऐसी बिल्कुल क्लासिफिकेशन है नहीं क्लियर कट मूवेबल इमूवेबल। कई बार ये क्या है, आपकी इंटेंशन पे भी डिपेंड होता है कि आपको उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ करना क्या है। ठीक है जी। तो यह मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम बात कर रहे थे सोगा की, सोगा में हम बात करते हैं जी अपने मूवेबल गुड्स के बारे में। ठीक है जी। गुड्स में हम एक और चीज की अगर बात करें, गुड्स में हम एक चीज की और बात करें, एक होती है मनी, पैसा। मनी जेब में रखी है, निकाल के दे दो, मूवेबल है जी, है ना, कहीं भी कैसे भी चला लो, मनी कौन सा मना करती है। मनी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मनी हमारे गुड्स हैं, नहीं है, है कोई कहता है। मेरे पास राजा विक्रमादित्य के जमाने का एक सोने का सिक्का रखा है, क्या वो सिक्का है तो मनी, है ना, विच इज गवर्न बाय या विच इज इन सर्कुलेशन मेनली। मनी के लिए सबसे इजी चीज है जी क्या, अगर तो वो सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन का मतलब आज भी यूज की जाती है, तब तो वो है मनी, वो गुड्स नहीं है। अगर वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो चुकी है, तब वो क्या बन जाता है, गुड्स बन जाते हैं। जैसे कलेक्टर्स इकट्ठे करते हैं ना सिक्के, पुराने पुराने, आपके पास भी होंगे 1 पैसा 2 पैसे का सिक्का, तो वो क्या है, गुड्स बन चुके हैं, क्योंकि अब वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो चुके हैं। तो मनी जब तक इन सर्कुलेशन है, जब तक आप उसे लीगल टेंडर के रूप में यूज कर सकते हो, तब तक तो वो मनी है। जब आप उसे क्या करोगे, लीगल टेंडर नहीं रहेगी, जैसे रात को आया था ना 8 बजे, मित्रों अब 500,000 लीगल टेंडर नहीं है, तो वो 500,000 क्या हो गए, मनी से चेंज हो गए आपके गुड्स बन गए। जैसे आज अगर किसी के पास 500,000 का नोट हो सकता है आने वाले 20-30 साल में वो एक कलेक्टर नोट बन जाए, है ना, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो कलेक्टर की। ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंड करता है मनी सर्कुलेशन में है या नहीं है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अगर मनी की, मैंने क्या करा, मैंने आपको ये बेयर एक्ट दिया और आपसे इसके ऊपर लिखा है 65, मैंने आपसे 65 रुपीज लिए, चलो डिस्काउंट दे देता हूं, 60 रुपीज लिए। तो अब ये चीज हमने क्या करा है, हमने सेल करी है, लेकिन सेल किसकी हुई है इसमें, बुक की सेल हुई है। ठीक है। और उस बुक की सेल के बदले मुझे क्या मिला है, मनी मिली है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनके पास राजा चंद्रगुप्त के टाइम का सिक्का था, मेरे पास राजा विक्रमादित्य के टाइम का सिक्का था, हम दोनों ने वो सिक्के आपस में बदल लिए। अब ये क्या हुआ है, क्या यहां पे सेल हुई है, यहाँ पे तो सेल हुई नहीं, क्यों, क्योंकि मनी जो लीगल टेंडर वाला है उसकी तो कोई वो है ही नहीं। तो ये क्या हुआ है, आपका एक्सचेंज कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये एक्सचेंज भी कहां पे गवर्न है, आपका एक्सचेंज आपका गवर्न है टीपीए के अंदर। टीपीए एक्सचेंज के बारे में क्या कहता है,
या तो एक भी चीज मनी नहीं है या दोनों ही चीज मनी है, तब ही आपकी क्या बनेगा, एक्सचेंज बनेगा। सपोज क्या करें, मैं आपको हजार तो आता नहीं है, 500 का नोट देता हूं और 100 के 5 नोट ले लेता हूं। ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी। मैं आपको 500 रुपए देता हूं और आपसे 500 रुपए की कोई चीज ले लेता हूं। ये एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं है, ये तो सेल हो गई। ठीक है। और अगर दोनों ही चीज नहीं है मनी, जैसे मैंने आपको चीनी दी और आपसे मैंने चावल ले लिए, तो ये क्या है, एक्सचेंज। और हम बात करते हैं, अगर सोगा की हम बात करें, प्राइस की। ठीक है, वर्ड यहां मिलेगा हमें, प्राइस। प्राइस की, तो प्राइस में हमारा क्या आता है, मनी इंक्लूड होगा। मनी होना जरूरी है प्राइस के लिए। हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बार्टर को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बार्टर क्या है, एक्सचेंज है। लेकिन सपोज करें मनी, मनी के साथ साथ मैं आपको कुछ गुड्स दे रहा हूं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने आपको कहा कि एक काम करो, ये मैं कल आपसे 100 रुपए का सामान ले गया था, ये वापस कर लो और मुझे 200 रुपए का सामान दे दो। तो मैं क्या दूंगा, एक 100 का नोट दूंगा और 100 रुपए सामान दूंगा जो वापस करने हैं। तो क्या ये चीज सेल होगी, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपए के बदले तो मैंने एक्सचेंज करा है। तो ये चीज हमारी क्या होगी, सेल होगी। कहते हैं मनी कंसिडरेशन जुड़ना जरूरी है, एडिक्वेसी उसकी जरूरी नहीं है। उसके साथ चाहे आप गुड्स कंबाइन करो, चाहे सर्विस कंबाइन कर दो। सर्विस जैसे कि मैंने क्या कहा आपको, जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं, फिल्मों में देखा है ना, वो क्या कहते हैं जी, 1000 का खाना खा लिया, मेरे पास 200 ही है, 800 के बदले में क्या कर लूंगा, आपके यहाँ काम कर लूंगा, कोई बर्तन धुलवा लो। ठीक है जी, यही होता है। तो वो भी क्या होता है, वो भी आपका कंसिडरेशन ही काउंट होता है। तो कहते हैं मनी के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंसिडरेशन आप मनी से ही दे रहे हो। पार्ट मनी है, पार्ट कंसिडरेशन है, चाहे गुड्स में चाहे सर्विस में, वो भी आपकी वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। हाँ, अगर वो सारा ही सर्विस है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कवर नहीं होगा आपका। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कवर होने के लिए आपको मॉनिटरी कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें इंक्लूड करके लाना होगा। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या थी, कुछ फॉर्मल बातें थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। इसके बाद कल हम क्या करेंगे, अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट फॉर्मली शुरू करेंगे। ठीक है जी। डाउट, ऑनलाइन डाउट है जी कोई? ठीक है जी, फिर हम सेशन एंड कर दें।